हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआईसी के बारे में। डीआईसी क्या होता है? तो डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ये क्या है? हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी किसका डिसऑर्डर है? ब्लड का डिसऑर्डर, जिसका नाम है डीआईसी। डीआईसी का मतलब होता है डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। डिसमिनेटेड का मतलब होता है मल्टीपल साइट, मल्टीपल साइट। इंट्रावास्कुलर का मतलब विद इन द वेसल्स, विद इन द ब्लड वेसल्स। और कोगुलेशन का मतलब क्लॉटिंग, यानी जो ये ब्लड वेसल्स है, यानी ब्लड वेसल्स यानी मल्टीपल ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। क्या है? इट इज अ कोगुलेटिव डिसऑर्डर अकॉर्स ड्यू टू हाइपर कोगुलेशन, यानी इसमें क्या हो रहा है? हाइपर कोगुलेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है? हाइपर कोगुलेशन होने के कारण ये जो जितना भी प्लेटलेट्स और जो क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब क्या हो जाता है? ब्लड वेसल्स से चिपक जाता है। और क्या हो जाता है? जो ये ब्लड बचा, ये ब्लड में क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है प्लेटलेट्स, और डिक्रीज कर जाता है क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। जिसके कारण क्या होता है? जब प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगता है। यानी पहले क्या होता है? पहले तो हाइपर कोगुलेशन के कारण क्या हो जाता है? बहुत सारा फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है, फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, तो ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा प्लेटलेट्स और प्लेटिंग फैक्टर, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसके बाद ब्लीडिंग होने लगता है। उसको क्या बोलते हैं? डीआईसी, मतलब डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। इसका जो कॉज होता है, इसका जो कॉज का बात करें, सबसे फर्स्ट कॉज होता है अननोन। क्या होता है? अननोन। दूसरा अगर बात करें तो सेप्सिस। सेप्सिस जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन। सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन, यानी ये क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन है। थर्ड अगर बात करें तो उसको बोलते हैं ट्रोमा और सर्जरी होने के कारण। अगर कोई ट्रोमा हुआ हो, इंजरी हुआ हो या सर्जरी हुआ हो, उसके कारण क्या हो जाता है? हाइपर कोगुलेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? डीआईसी हो जाता है। फोर्थ अगर बात करें तो बर्न, बर्न के कारण हो सकता है। अगर फिफ्थ बात करें तो आईयूडी, आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ। अगर फीटस का जो डेथ हो जाता है, वो मदर्स के यूट्रस में ही हो गया, उसको क्या बोलते हैं? आईयूडी। ये जो फीटस था, इसका अगर डेथ हो गया यूट्रस में ही, तो उसको क्या बोलते हैं? आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन यूट्राइन डेथ। अगला बात करें सिक्स का, तो जो सिक्स होगा वो होगा मिस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन का बहुत सारा टाइप होता है। एबॉर्शन का उसमें एक आता है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन का मतलब ये क्या हुआ है? फीटस का डेथ हो गया है मदर यूट्रस के अंदर, लेकिन क्या हुआ है? एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। अगर सिक्स सेवेंथ का बात करें कॉजेज का, तो क्या होता है? ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। उस कंडीशन में भी क्या होता है? डीआईसी का होने का चांस रहता है। अगर एट बात करें तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के कारण भी होता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब क्या है? इसका कारण है डीआईसी का। अभी होता कैसे है? तो ड्यू टू इटियोलॉजी, यानी ये जितना भी ये इसका कॉज है, इसमें से कोई भी कॉज होने के कारण क्या होगा? ड्यू टू इटियोलॉजी के कारण क्या होगा? सबसे पहले अगर सेप्सिस हो रहा है, इंजरी हो रहा है, ट्रोमा हो रहा है, बर्न हो रहा है, उसके कारण क्या होगा?
इंडोथेलियल इंजरी होगा। इंडोथेलियल इंजरी, जैसे ही इंडोथेलियल इंजरी होगा उसके कारण क्या होगा, इंडोथेलियल इंजरी होगा तो वो टिश्यू क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा टिश्यू फैक्टर। तो इंडोथेलियल जैसी इंजरी होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से होगा मैसिव रिलीज होगा, मैसिव रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर। इसमें जो मेनली होता है वो कोलेजन होता है, और ये कोलेजन क्या करता है, ये जाकर एक्टिव कर देता है किसको, तो ये एक्टिव कर देता है इंट्रिंसिक फैक्टर को, इंट्रिंसिक पाथवे को, पाथवे ऑफ क्लॉटिंग को। जो क्लॉटिंग का इंट्रिंसिक पाथवे है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है कोलेजन। जैसे ही यहाँ से इंडोथेलियल इंजरी हुआ उससे मैसिव रिलीज हुआ टिश्यू फैक्टर का, और टिश्यू फैक्टर में मेनली क्या होगा, कोलेजन, जो कि क्या कर देगा, इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिव कर देगा। और ये जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो 12th क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जैसे यहाँ पे कोलेजन मिलता है ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। किसमें हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में हो गया। फिर ये जो एक्टिव, जैसे ही एक्टिव होगा क्लॉटिंग फैक्टर 12, वो किसको एक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव 11th को क्या कर देगा, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब ये जो 11 क्लॉटिंग फैक्टर है ये आगे चल के किसको कर देगा, तो ये 9th को, 9th इनएक्टिव रहेगा उसको क्या कर देगा, 9th को एक्टिव कर देगा, एक्टिव कर देगा। और ये 9th और 8 क्लॉटिंग फैक्टर जो कि कैल्शियम होता है वो किसको एक्टिव कर देता है, तो वो 10th को एक्टिव कर देता है, 10th जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। ये क्या करता है, ये इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और जैसे ही ये एक्टिव होगा उसके कारण क्या होगा, जैसे ही एक्टिव होगा तो वहां पे क्या होगा, हाइपर कोगुलेशन होगा, यानी बहुत सारा क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। जैसे हाइपर कोगुलेशन होगा तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, एक तो हाइपर कोगुलेशन के कारण क्या हो रहा है, फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है टू मच, बहुत सारा, और दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर इन ब्लड। यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, एक कंडीशन क्या है, एक तो फाइब्रिन का क्लॉट बहुत सारा बन गया, और बहुत सारा फाइब्रिन का क्लॉट बना जिसके कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स, जिसके कारण जब ये फाइब्रिन का क्लॉट बहुत सारा बना, यहाँ से क्या होता है, सेकेंडरी इफेक्ट चालू होता है, सेकेंडरी इफेक्ट। जैसे फाइब्रिन का क्लॉट बना, बहुत बहुत सारा मल्टीपल साइट पे बन गया, मल्टीपल ब्लड वेसल्स में बन गया, जिसके कारण क्या होगा, ये जो क्लॉट बना है जिसके कारण क्या होगा, सबसे पहले डिजिटल इस्केमिया देखने को मिलेगा, यानी ये ब्लड वेसल्स था, इसमें क्या बन गया, क्लॉट बन गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हैंड और फुट के जो फिंगर है उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण क्या मिलेगा, डिजिटल इस्केमिया देखने को मिलेगा। अगर आगे बात करें ये डिजिटल इस्केमिया के कारण क्या होगा, गैंग्रीन देखने को मिलेगा। ये जो गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन का मतलब होता है टिश्यू का डेथ हो जाना, यानी सड़ रहा है टिश्यू। फिर इसी के कारण क्या होगा, ब्लड परफ्यूजन डिक्रीज कर जाएगा, ऑर्गन फेल्योर होगा, ऑर्गन फेल्योर होगा, क्योंकि आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, क्लॉट बन गया है, जो भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो रहा था। उसके बाद अगर फोर्थ बात करें तो रेनल फेल्योर होगा, ये भी किस में आ जाएगा, ऑर्गन फेल्योर में। अगर फिफ्थ बात करें
ARDS होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, यानी एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो जिसके कारण क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। ये किसके कारण हो रहा है, टू मच फाइब्रिन क्लॉट बनने के कारण। अगर बात करें क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग में क्या होता है, सबसे पहले पेटेची होता है जो कि 1 mm से कम का क्या होता है, ब्लीडिंग होता है अंडर द स्किन, उसको बोलते हैं पेटेची। उसके बाद परप्यूरा देखने को मिलेगा जो कि 2 से 10 mm का होता है। उसके बाद इकाइमोसिस देखने को मिलेगा जो कि क्या होता है, मोर देन 10 mm का ब्लीडिंग होता है अंडर द स्किन, उसको बोलते हैं इकाइमोसिस। हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, इपीटैक्सिस देखने को मिलेगा, GI ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसका सेकेंडरी इफेक्ट है। तो ये क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका देखने को मिलेगा जब क्या होगा, DIC होगा, यानी हाइपर कोगुलेशन होगा। जिस कंडीशन में दो कंडीशन बनेगा, एक डिक्रीज कर जाएगा प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड में, और दूसरा फाइब्रिन का क्लॉट बन जाएगा मल्टीपल ब्लड वेसल्स में। अगर नेक्स्ट बात करें डायग्नोसिस का, तो उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा जो होगा, CBC चेक करेंगे, CBC में प्लेटलेट्स डिक्रीज मिलेगा। थर्ड तो डायग्नोसिस होगा, वो क्या करेंगे, PT INR, जिसमें जो PT होता है वो नॉर्मल होता है 11 to 13.5, और सेकेंड, और जो INR होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, वो होता है 0.8 to 1.2, ये होता है नॉर्मल। ये क्या देखने को मिलेगा, ये इंक्रीज देखने को मिलेगा। थर्ड जो बात करें APPT, ये भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। ये जो नॉर्मल होता है ये 25 से 35 सेकेंड होता है, ये भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद फोर्थ करते हैं डी डाइमर। डी डाइमर जो होता है जो फाइब्रिन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है उसको चेक करने के लिए करते हैं, डी डाइमर इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद फाइब्रिन फाइब्रिनोजेन का लेवल चेक करेंगे तो ये डिक्रीज मिलेगा फाइब्रिनोजेन का लेवल। ये क्या है, ये कुछ टेस्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, DIC का डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। उसके बाद जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मैनेजमेंट में सबसे पहले अंडरलाइन कॉज को क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर सेप्सिस है तो, और अगर बर्न हुआ है तो क्या करेंगे, बर्न को ठीक करेंगे, और ल्यूकेमिया है तो क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सपोर्टिव थेरेपी में क्या करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, जिसमें या तो HDP होगा, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, या RDP। दूसरा जो होगा वो FFP करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा चढ़ाएंगे। और थर्ड जो होगा वो क्या करेंगे, फाइब्रिनोजेन का ट्रांसफ्यूजन। ये एक कंडीशन में होगा जब
ब्लड में लेस देन 100 mg पर DL से कम होगा फाइब्रिनोजेन। उसके बाद क्या करेंगे, फाइब्रिनोजेन का ट्रांसफ्यूजन करेंगे और क्या करेंगे, फैक्टर 8 का भी ट्रांसफ्यूजन करेंगे, फैक्टर 8 का भी ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर क्रोनिक डीआईसी है, अगर क्रोनिक डीआईसी है उस कंडीशन में हेपरिन थेरेपी देते हैं, हेपरिन थेरेपी देते हैं। ये क्या काम करता है, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को क्या कर देता है, बाइंड करके वहां पे, और ये इसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण डीआईसी नहीं होता है। ये सपोर्टिव थेरेपी हो गया।